रजब, ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो ना? फिरोज साहब जोर से चिल्लाए थे। जब मैं तुम्हारे निकाह की तारीख रख कर आ गया हूँ और अब तुम कह रहे हो ये सब। मैंने इब्राहिम को जुबान दी है और तुम जानते हो अच्छे से मेरी जुबान मेरी जान है। फिरोज साहब उससे ही शदीद गुस्से में बैठते हुए चिल्ला रहे थे। अब्बा जी, मैं हरगिज ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो। रजब ने आंखें नीचे करके बाप को अपना फैसला सुनाया। आसिया बेगम ने घर आके बेटी को सारा मंजर बढ़ा चढ़ा कर सुनाया था। वो ऐसे भी सरी की बजाय अपनी भांजी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। ये तो फिरोज साहब की जिद थी कि उनके घर की बहू उनके भाई की बेटी सरी बने। मैं अब इब्राहिम से क्या कहूँ कि तुम्हारी बेटी से इसलिए शादी नहीं कर सकता मेरा बेटा क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी? ये कोई बात है करने वाली? फिरोज साहब को उसकी बात से बहुत ज़्यादा तहश आया था। उसका बस नहीं चल रहा था। वो उठे और बेटी को मार मार कर नीला करें। फिरोज साहब का एक बेटा है, उनको बहुत अजीज था। वो उसकी कोई बात नहीं टालते थे, मगर ये बात मानने वाली किधर थी जो उससे कही थी। अब्बा जी, आप ये चाहते हैं कि मैं उससे शादी करके ले आऊं, उसकी और अपनी ज़िंदगी तबाह कर लूं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है। उससे इंतहाई नर्म लहजे में नजर नीचे करके बात को कहा। फिरोज साहब को पता था अगर उससे इनकार किया है तो शादी के बाद वही होगा जो उससे अभी कहा है। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके भाई की बेटी उनके घर आके कोई दुख उठाए। अम्मा, कुछ देर में अकेली बैठ जाऊं? उससे कमरे में आते ही माँ को कहा था। रुकैया बेगम को अपनी परवरिश पर बहुत नाज था। होता भी क्यों ना, उनको अल्लाह पाक ने इतनी लिहाज वाली बेटी से नवाजा था। वो माँ को कह सकती थी, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दे और जाए इधर से, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आराम से मासूमियत से माँ से पूछा था, अम्मा कुछ देर में अकेली बैठ जाऊं? उन्होंने उसको गले से लगाया। हाँ मेरा बच्चा, बस रोना नहीं अच्छा। उन्होंने उसके आंसुओं से भरा हुआ चेहरा साफ करते हुए कहा और वो वहां से रोते हुए चली गई। सरी वॉशरूम में गई जो उससे कमरे के अंदर ही था। उससे वहां जाके शीशे में अपना अक्स देखा। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसको इस बात का दुख नहीं था कि उसको यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। उसको बस इस बात का दुख था कि उसको बड़े अब्बू की फैमिली के सामने जलील किया गया था। उसने कौन सी बहुत गलत बात कही थी। बाबा जान ने आज तक उसको कुछ नहीं कहा था और आज पूरे घर के सामने उसको उससे वुज़ू बनाया। उसको हमेशा लगता था वुज़ू के बाद मांगी हुई दुआ कबूल होती है। उससे पैरों पे पानी डाला, दुपट्टा सर पे सही किया। जो मुझसे करने के दौरान थोड़ा-सा सर से पीछे हुआ था, फिर उससे हाथ उठाए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या माँगे। आज तो उसके पास माँगने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उससे बगैर दुआ माँगे अपने हाथ अपने चेहरे पे फेरे और रोते-रोते बाहर आई। फिर जाए-नमाज़ डाली और उस पर बैठ गई। उसका दिल चाह रहा था वो भाग के किसी पहाड़ी पे जाए और ऊँचा-ऊँचा रोए, जहाँ कोई उसकी आवाज़ ना सुनने, कोई उसको ना देखे। वो रो-रो के अल्लाह से बातें करे, उनसे शिकायतें करे, ऊँचा-ऊँचा रोए, मगर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपना सर घुटनों पे रखा और बच्चों की तरह सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। अल्लाह जी! आपने देखा है ना, आज मुझे बाबा जान ने कितना डाँटा है। वो सिसकियाँ ले लेकर अल्लाह पाक को आज की सारी कहानी सुना रही थी। वो ऐसी ही थी, दिन में जो भी होता, वो जो भी करती, रात को चाहे नमाज़ पर बैठकर अल्लाह पाक को सारी कहानी सुनाती, वो आज भी ऐसा ही कर रही थी और आज तो दुःख ही पड़ा था। आपको पता है ये बात? बाबा जान ने मेरे निकाह की तारीख भी रख दी है। अल्लाह जी सुने ना, मुझे नहीं करनी ना अभी शादी। उसने उसी तरह रोते हुए कहा। हाँ, अलबत्ता सिस्कियों में थोड़ी कमी ज़रूर आई थी। वो जब भी अल्लाह पाक से बात करती थी हमेशा पुरसुकून हो जाती थी, मगर आज उसको बहुत दुःख था। अल्लाह जी, बाबा जान मुझे ऐसे कैसे सबके सामने डाँट सकते हैं? उससे फिर से रोते हुए कहा। अभी तक उससे सर घुटनों से ऊपर नहीं किया था। अल्लाह जी, मैं ख़फ़ा हूँ आपसे। आप चाहें तो बाबा जान के दिल में नरमी डाल सकते हैं। आप चाहें तो मेरा निकाह रुकवा सकते हैं ना? मैं आगे बढ़ सकती हूँ ना? उससे ख़फ़ा होते हुए कहा और आँसुओं को साफ़ किया। अल्लाह जी, बस मैंने अपना फ़ैसला आप पे छोड़ा है। मुझे पता है आप मेरे हक़ में ही फ़ैसला करेंगे। वो हमेशा अपने फैसले अल्लाह पे छोड़ दिया करती थी और फिर पुरसुकून हो जाया करती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। वो खड़ी हुई और नमाज़ अदा की। नमाज़ पढ़ने के बाद उससे 2 रकात नफ़ल हाजत के पढ़े थे। वो रोज़ इशा की नमाज़ के बाद 2 रकात नफ़ल हाजत और 2 रकात नफ़ल शुक्राने की पढ़ा करती थी। हाजत की वो इससे पढ़ती थी, उसके दिल में जो भी हाजत हो वो अल्लाह पाक खुद ही कबूल कर ले, और शुक्राने की वो अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करने के लिए पढ़ती थी। दिन भर जो उन्होंने उसके लिए किया होता, उसके बिना माँगे उसको वो सब कुछ दे दे जो वो चाहती।
वो अल्लाह का शुक्र अदा करती जिन्होंने उसको पैदा किया, इस काबिल बनाया कि वो उनके सामने बैठे उनसे बातें करे। अल्लाह जी किधर हर एक से बात करते हैं, वो तो उन्हीं से बात करते हैं जिनके दिल में उनका नूर हो। अम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है आप मेरी बात को ज़रूर समझेंगी। मैं फ़िरोज़ साहब को बताए बगैर आई हूँ। मुझे पता है वो आपसे और इब्राहिम भाई साहब से कभी बात नहीं करेंगे। मुझे मेरी मजबूरी यहाँ लाई है, वरना मैं ऐसे कभी ना आती। नाज़िया बेगम आज अम्मा के पास आई थीं और बनावटी दुख के साथ अम्मा को एक ही सांस से सारा किस्सा सुना रही थीं। अम्मा जी को उनकी चालाकियाँ ऐसे भी नहीं पसंद थीं, तभी तो वो अपने छोटे बेटे के पास रहती थीं। उनको पता था वो सरमीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, मगर वो फिर भी इस रिश्ते के हक में थीं। वो चाहती थीं दोनों भाई हमेशा जुड़े ही रहें। बोलो फिर मोड़ा, क्या कहना चाहता है तुम? दादी अम्मा ने उकता जाने वाले अंदाज में कहा, तो वो फ़ौरन बोल पड़ी। अम्मा जी, आपको तो पता है माँ-बाप औलाद के सामने मजबूर होते हैं। अब तुम वो भी बोलेगा जिसके लिए इतनी लंबा तकरीर किया है। अम्मा जी को बात समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाहते हैं। रुकैया बेगम चाय बनाने किचन में थी। वो दोनों इस वक्त कमरे में अकेली बैठी थीं। वो अम्मा जी, रजब ने निकाह से इनकार कर दिया है। नाज़िया बेगम ने नसें झुका के अम्मा जी को बताया। उनके तो दिल में लड्डू फूट रहे थे। फिर वो साहब तो बताने से रहे। अच्छा हुआ जो उससे बता के किस्सा ही खत्म कर लिया। क्या? रिश्ते से इनकार? क्यों? क्या कमी है हमारी ज़मीना गुल में जो ऐसे इनकार? दादी अम्मा एक सांस से बोलती चली गईं। उनको पता था ये औरत कुछ न कुछ तो ज़रूर ही करेगी, मगर इतनी जल्दी इस बात की उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अम्मा, वो रजब कहता है कि वो ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जिसको यूनिवर्सिटियां पढ़ने का शौक हो। उन्होंने बगैर किसी लिहाज के एकदम से बात कह दी। इससे पहले कि अम्मा कुछ बोलती दरवाजे पे खड़े इब्राहिम साहब एकदम बोल पड़े। उन दोनों को पता ही नहीं चला था वो कब आए और सारी बातें भी सुन ली थीं। भाभी साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी बच्ची हम पर कोई बोझ नहीं है जो किसी को भी हम दे देंगे। उन्होंने भाभी की तरफ कमर करके इंतहाई रोबदार तरीके से कहा। भाभी ने पर्दा नहीं लिया हुआ था, तो वो कमर मोड़ के खड़े हुए थे। नहीं नहीं, इब्राहिम भाई, हम मना लेंगे उसको। नाज़िया बेगम ने बात को संभालते हुए कहा। उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इब्राहिम साहब उसके मुंह से ही सब सुन लेंगे। वो तो अम्मा को बताने आई थी कि अम्मा इब्राहिम साहब को खुद बता देंगी और बगैर उन पे बात आए सारा मसला हल हो जाएगा। मगर यहाँ तो मसला ख़त्म होने की बजाय ज़्यादा हो गया था। अगर रजब के अब्बा को पता चल गया कि मैं उनसे पूछे बगैर आई हूँ और आपको ये बात बता दी है, तो मुझे जान से मार देंगे। कुछ वक्त पहले की मक्कार नाज़िया बेगम अब बिल्कुल खौफसदा थी। उनको पता था उनका क्या अंजाम होने वाला है। आप भाई साहब को बता दीजिएगा। भाभी, हम अपनी ज़मीना गुल का हाथ रजब खान के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि मेरी बेटी आगे बढ़ेगी। इब्राहिम साहब ने कमर मोड़े जवाब दिया और उस कमरे से बाहर चले गए। और रुकैया बेगम हाथ में चाय और पकौड़ों का ट्रे लिए वहीं खड़ी रहीं। उनको सारी बात समझ आई, मगर एक बात वो समझ नहीं सकी। मेरी बेटी आगे बढ़ेगी। मानो क्या हुआ है तुम्हें? खफा हो मुझसे? मानो मेरा छोटा सा चूजा खाना क्यों नहीं खा रही? वो अपना ज़्यादा वक्त अपनी मानों के साथ गुजारा करती थी। उसको जितनी मोहब्बत अपनी मानों से थी शायद ही किसी और से हो। वो उसको गोद में कभी नहीं उठाती थी। उसके पास बैठती हमेशा उसके सर पे हाथ फेरती। उसकी मानों को उसका ये अमल बहुत अच्छा लगता था। वो भी आंखें से आंखें बंद करती थी जैसे सो रही हो। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के सर पे प्यार से हाथ फेरे और वो उसके सर पे फेरा करती थी। उसको लगता था अगर कल को उसके बच्चे भी हुए वो उनको भी इतनी मोहब्बत नहीं दे सकेगी जितनी वो अपनी मानों से करती है। वो रोज़ रात को उस पे दुरूद पाक पढ़कर उसको देखकर सोती थी। उसके घर में बिल्ली की इजाज़त नहीं थी, तो वो उसको अपने कमरे में नहीं लाती थी। उससे उसके लिए बाहर सहन में ही छोटा-सा कमरा बना रखा था, जिसमें कारपेट डली हुई थी और अपनी हर गर्म जैकेट उसके नीचे वो ला के रख लेती थी। चूँकि मानसेरा एक पहाड़ी इलाका है, उधर शदीद ठंड पड़ती है और सरी जैकेट की आशिक थी। उसके पास इतनी जैकेट्स होती कि पूरी सर्दियाँ भी एक-एक जैकेट रोज़ पहने तो भी ख़त्म ना हो। उसको जो भी जैकेट बहुत गर्म लगती, वो मानो के कमरे में डाल देती ताकि मानो गर्म रहे। उससे इतने दिनों से मानो से सही से बात नहीं की थी, ना ही उसको सही से प्यार किया था, तो खफ़ा होना तो उसका हक बनता था। वो पैरों के बल मानो के सामने बैठी उसको कुर्सी पे बिठाया और दोनों हाथों में उसका मुँह बहुत प्यार से लिया और खुद आगे होकर उसके नाक पे प्यार किया। मेरा बच्चा, अब तो राज़ी हो जाए ना? उसे थोड़ा-सा रोने की एक्टिंग करते हुए कहा और वो फ़ौरन म्याऊँ म्याऊँ करने लगी।
उससे एक बार फिर उसके नाक पे प्यार किया और मुस्कुराते हुए बोली, मानो बहुत मोहब्बत है मुझे तुमसे। वो सफ़ेद रंग की इंतहाई खूबसूरत बिल्ली थी। वो उसकी हर बात समझती थी, उसके साथ वॉक करती, जिधर भी वो जाती उसके पीछे-पीछे होती। सरी को उसकी नाक बहुत पसंद थी, वो हमेशा उसको उसके नाक पे प्यार करती थी और साथ इधर-उधर देखा भी करती कि कहीं अम्मा की नज़र ना पड़ जाए उस पे, फिर से एक कव्वाली शुरू हो जाए। भाभी के जाने के बाद इब्राहिम साहब अम्मा जी के पास आए थे। वो आज बेहद अफ़सरदा थे, इस वजह से नहीं कि रिश्ते का इनकार हुआ है और अजब ने किया है, वो इस वजह से दुःख में थे, जिस बेटी ने उनसे कोई ख्वाहिश भी नहीं की, उसकी ना की हुई ख्वाहिश पे लोग उससे बातें करें, उनकी फर्माबरदार बेटी को कोई ऐसा कहे। अगर अजब उनकी भाई का बेटा ना होता, तो यकीनन वो उसको इस वक़्त ही गोली मार देते। अम्मा जी, बच्चों को ना पता चले कि भाभी आई थी और रजब ने जरी के लिए ऐसे बहा। फिरोज़ साहब ने नसें झुका के अम्मा को कहा था। वो ऐसे भी अपने उस दिन की बात से बहुत-बहुत शर्मिंदा थे। अम्मा जी, अगर शहाब और सुल्तान को पता चल गया कि रजब ने ऐसे कहा है, तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं नहीं चाहता बच्चों के दिल में एक दूसरे की तरफ से कोई मैल आए। तुमने बहुत अच्छा सोचा है बच्चे। माँ ने बड़े इस प्यार से बेटे के कंधे पे हाथ फेर कर कहा। अम्मा, मैंने एक फैसला किया है। उन्होंने माँ की तरफ देखते हुए कहा। एक बार फिर सब इकट्ठे हुए और इस बार सरमीना कमरे के बाहर खड़ी नहीं सुन रही थी, बल्कि कमरे के अंदर सबके साथ बैठी थी। ज़रमीना गुल, तुम्हारे दाखिले यूनिवर्सिटी के कब जा रहे हैं? इब्राहिम साहब ने बगैर बातों को गोल मोल किए डायरेक्ट बेटी को मुखातिब करते हुए कहा। वहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने इब्राहिम साहब को बहुत हैरत से देखा, जैसे उन्होंने कोई बहुत अनहोनी बात कर दी हो। और ज़मीना गुल, उसको तो लगा जैसे उससे कुछ गलत सुन लिया हो। पापा जान ने शायद और कहा है, उससे यूनिवर्सिटी सुन लिया है। ज, जी जी पापा जान, उससे बहुत डर डर के दोबारा पूछा, जैसे वो तस्दीक चाहती हो जो उससे कुछ लम्हों पहले सुना था। अब की बार उन्होंने बड़े बेटे की तरफ देखा जो उनको बहुत हैरत के साथ दिख रहा था। उसको भी लग रहा था जैसे उससे कुछ गलत सुन लिया हो। शहाब खान, कल यूनिवर्सिटी जाना और ज़रमीना गुल का दाखिला करवाना। मगर पापा जान। बाप को पता था बेटा क्या कहना चाहता है। उन्होंने एक नज़र सब पे डाली और सवाली नज़रों से सबको देखा। क्या तुम लोगों को मेरे फैसले पे कोई एतराज़ है? किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने कुछ बोल सके। जिसको एतराज़ भी था वो भी खामोश रहा। इब्राहिम साहब ने एक बार फिर बोलना शुरू किया। वैसे तो इतना नहीं बोला करते थे, मगर उन्होंने आज सबको मुतमईन करना था, खसूसन अपने बेटों को। ज़रमीना गुल मेरा गुरूर है और मुझे पता है वो मेरा गुरूर कभी नहीं तोड़ेगी। उन्होंने बड़े मान से बेटी को देख के कहा था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज से पहले हमारे खानदान की कोई लड़की यूनिवर्सिटी गया है। बेशक आज से पहले कोई नहीं गया, क्योंकि हमारे खानदान की हर लड़की ज़रमीना गुल नहीं है। मैंने ये फैसला किया है, ज़रमीना गुल आगे बढ़ेगी और मैंने भाई साहब को भी रिश्ते से इनकार कर लिया है। ज़मीना को लगा जैसे वो जन्नत में चली गई हो, जैसे उसको पूरी कायनात मिल गई हो। वो नसें झुकाए आंखों में आंसू लिए बैठी थी। उसको बिल्कुल यकीन नहीं था उसके पापा जान आज उसके लिए बोलेंगे। उसके लिए आज दुनिया का मुबारक तरीन दिन था। इससे नहीं कि उसकी ख्वाहिश पूरी हुई थी, उसकी दुआ पूरी हुई थी। आज उसके पापा ने उसको अपना गुरूर कहा था। अल्लाह पाक ने उसकी मांगी हुई दुआ कबूल फरमाई थी। उसने सोचा था वो बाबा जान का गरूर बनकर दिखाएगी। उनका ये मान वो कभी नहीं तोड़ देगी। वो बहुत खुश थी और शायद उससे ज़्यादा उसकी माँ खुश थी। आज उसके शौहर ने अपनी बेटी के हक में फ़ैसला किया था। उन्हें पता था उन्होंने ये फ़ैसला ज़िद में लिया है। उनको बस ये खुशी थी कि उन्होंने सही को पहली बार अपना गरूर कहा था, उसको अपना मान कहा था। सरी की ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। अब खुदा जाने वो सफ़र तालीम था या सफ़र इश्क। कॉलेज के लिए रोज़ उसे आवाज़ दे दे के जगाया जाता था, मगर आज वो इतनी खुश थी कि नमाज़ पढ़ने के बाद सोई ही नहीं। उसने नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान पाक खोला और उसकी तिलावत करने लगी। ये उसका रोज़ का मामूल था। वो कुरान मजीद थोड़ा-थोड़ा ही सही मगर पढ़ती ज़रूर थी। वो हमेशा कुरान मजीद समझ के पढ़ा करती थी। एक आयत पढ़ती, उस पे घंटों सोचती रहती। जहाँ अल्लाह के अज़ाब का ज़िक्र होता तो सहम सी जाती, फिर अगली ही बात में अल्लाह के रहम का ज़िक्र होता। आंखें बंद करती और मुस्कुरा देती। अल्लाह जी, आप कितने अच्छे हैं ना। उससे पर्दा लेना भी इसलिए ही शुरू किया था क्योंकि उसके अल्लाह का हुक्म था। उन्होंने सूरह नूर में वाज़िह पर्दे का हुक्म दिया है। और ए नबी, मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें।
अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपना बनाव संखार ना दिखाएं। वजह उसके जो खुद ज़ाहिर हो जाए और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों की आंचल डाले रहें। वो अपना बनाव सिंगार ज़ाहिर ना करें, मगर उन लोगों के सामने शौहर, बाप, शौहरों के बाप, अपने बेटे, शौहरों के बेटे, भाई, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, अपनी मेल-जोल की औरतें, अपने ममलूक और सेरे 10 मर्द जो किसी और किस्म के गर्ज न रखते हों, और वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से अभी वाकिफ़ ना हुए हों, वो अपने पाँव ज़मीन पर मारती हुई न चला करें कि अपनी जो ज़ीनत उन्होंने छुपा रखी हो, उसका लोगों को इल्म हो जाए। ए मोमिनो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, तवक्का है कि फ़लाह पाओगे। अल कुरान सूरत नंबर 24 अल नूर आयत नंबर 31। ये आयत उसके दिल पे लगी थी। ऐसे तो कुरान पाक की हर बात उसके दिल में उतरती थी, मगर पता नहीं क्यों उसको सूरह नूर से इश्क था। उसे सूरह नूर में पढ़ा कि अल्लाह पाक ने उसे हुक्म दिया है, तब से उससे खुद को लिपेटना शुरू कर लिया। उससे बस अल्लाह पाक को खुश करने के लिए हिजाब लिया था। उसके बाबा जान और भाई भी पर्दे के मामले में बहुत सख्त थे, मगर वो हर वक्त उसके साथ तो नहीं होते थे। वो उनकी गैर मौजूदगी में भी सर पे दुपट्टा लिए रखती थी, ताकि उसका कोई एक बाल भी ना देख सके। कॉलेज में उसके दोस्तें उस बात पे अक्सर उसका मजाक भी उड़ाया करती थीं, मगर उससे कभी उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। वो तो अपने रब को खुश रखेगी, बाकी दुनिया से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा ये बात सोचती थी। कॉलेज जाने के लिए वो चादर लिया करती थी, मगर यूनिवर्सिटी के लिए उससे खसूसन अबाया मंगवाया था। मानो को खाना खिलाने के बाद वो अपने कमरे में आई थी, बाल ब्रश किए, लंबे खूबसूरत बालों को एक जूड़े में लपेटा और फिर अबाया पहना और हिजाब ऐसे लिया कि उसकी आंखों के बगैर और कुछ ना नजर आए। वो हमेशा सोचती थी, ये जो लड़कियां अबाया और हिजाब लेती हैं, इससे फैशन वाली कौन सी बात होती है। हिजाब में कैसा फैशन कि सारे बाल नजर आ रहे हों, आंखों पे फुल मेकअप किया हुआ हो और सारा दुपट्टा लेकर बस सर पर ही किया हो और ऊंचा सा जूड़ा बनाया दिया हो और अबाया इतना तंग हो कि आप हर एक गहरे गहरे की त्वचा का मरकज बने हुए हों। क्या ये है पर्दा? क्या ये होता है हिजाब जो आजकल की अक्सर लड़कियों की तादाद करती है? या इस पर्दे का हुक्म दिया है अल्लाह और उसके रसूल ने हमें? वो जब भी ऐसी लड़कियों को देखती तो हमेशा शर्मिंदा होती। वो ऐसी लड़कियों को देखकर हमेशा शर्म से अपनी नसें झुका देती। ज़री, अम्मा उससे कमरे में आई थी। मेरा बच्चा तैयार हो गया है। उसको हमेशा प्यार से मेरा बच्चा कहकर बुलाया करती थी। जी अम्मा, तैयार हो गई हूँ, उससे वुज़ू बनाते हुए कहा। वो हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले वुज़ू किया करती थी। ज़री, जल्दी तैयार हो जाओ ना, भाई खड़ा है बाहर। उन्होंने उसको कमरे से ही आवाज़ दी जो अभी तक वॉशरूम में थी। जी अम्मा, बस वुज़ू बना रही थी मैं। उससे बाहर आते हुए माँ को कहा। वह अबाया में इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। उससे खुला खुला अबाया बनवाया था और हिजाब भी ऐसे लिया हुआ था कि उसकी खूबसूरती निखार रहा था। शायद ही कोई लड़की हिजाब में इतनी खूबसूरत लगे जितनी वो लग रही थी। उसके दिलनशीन आंखें एक झील का मंजर दे रही थीं। कॉलेज में वो हिजाब नहीं लेती थी। उसकी आंखों की खूबसूरती उसका डिम्पल अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता था, मगर आज उससे हिजाब लिया था, निकाब किया था, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थीं जो रात की गहराई में चांदनी का काम कर रही थी। माशाल्लाह, मेरी बेटी आज बहुत प्यारी लग रही है। अम्मा ने प्यार से उसका माथा चूमा। अम्मा, आप भी ना? उससे मुस्कुराते हुए माँ को देखा। ये क्या है अम्मा? उससे माँ के हाथ में पड़ी सी सफ़ेद चादर को देखते हुए पूछा। ज़रमीन गुल, ये चादर है, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। माँ ने बेटी के एक कंधे पे और फिर दूसरे कंधे पे चादर डालते हुए कहा। लेकिन अम्मा, मैंने तो अबाया लिया हुआ है और हिजाब का दुपट्टा भी काफ़ी बड़ा है, फिर ये चादर? उससे हैरान होने वाले अंदाज से माँ से पूछा जो बड़े प्यार से उसकी चादर को ठीक कर रही थी। ज़रमीना, इसको सिर्फ चादर मत समझना, इस चादर को अपने बाबा जान की इज्जत समझना। वो सरमीना की तरफ देखते हुए उससे कहे जा रही थी। ज़री, आज तुम घर से बाहर नहीं जा रही बल्कि हमारी इज्जत साथ ले जा रही हो। अपने माँ बाप और भाइयों की इज्जत का भरम रखना, खुद को ऐसे रखना कि उसके बाद खानदान की और लड़कियां भी पढ़ने जाएं। कोई ऐसा काम ना करना जिससे हमारी आने वाली 7 नस्लों की लड़कियां कभी ना पढ़ सकें। उन्होंने बहुत प्यार से बेटी को समझाया था। वो जानती थी वो जिस बेटी को समझा रही हैं वो पहले ही सारी बातें समझती है। अम्मा, आप भरोसा रखिएगा अपनी बेटी पे। इस चादर का हमेशा मान रखेगी आपकी बेटी। उससे माँ के हाथ पकड़े और उनको गले लगाते हुए प्यार से बोली। जरी, अब आ भी जाओ।
जी जी जान जी, बस आ गई। भाई की आवाज़ से वो फ़ौरन भागते हुए बाहर गई। अच्छा अम्मा, खुदा हाफ़िज़। माँ को खुदा हाफ़िज़ कहने के बाद दादी अम्मा के पास गई जो भाई बरामदे में ही बैठी थी। अच्छा दादी माँ, खुदा पामान, उससे उनको प्यार करते हुए कहा। खुदा पामान ज़मीना गुल, अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाज़त करना। उन्होंने हाथ उठा के दुआ की। ज़री की बच्ची, बस तुम आज आ जाओ, तुम्हें मैं सीधा करूँगी। फ़िज़ा यूनी के गेट पे खड़ी इधर-उधर टहल रही थी और साथ जो मुँह में आ रहा था वो ज़मीना को कहे जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था, वो ज़मीना का गला दबा दे। पिछले 1 घंटे से वो गेट के पास खड़ी आते-जाते लोगों को पाँव उठा-उठा के देख रही थी, कहीं सरी ही ना हो। वो जानती थी, सरी को अगर वो नज़र ना आई तो वो उधर ही बैठ के रोना शुरू हो जाएगी। बेटा, आपको कोई मसला है? खैर तो है ना? काफ़ी वक़्त से तुम इधर गेट के पास खड़ा है। काफ़ी टाइम से फ़िज़ा को इधर खड़े देख कर गेट पे चौकीदार ने पूछ ही लिया। जी, जी चचा, सब खैर है। एक राज़ की बताऊँ मैं आपको? बताएँगे तो किसी को नहीं। पता नहीं क्यों मुझे आप पे तरस आ गया और मैंने सोचा मैं आपको बता ही दूँ। पहले आप वादा करें, किसी को नहीं बताएँगे? अच्छा चलें, मैं आपको बता ही देती हूँ। मुझे ना इधर आप पे नज़र रखने के लिए भेजा है। फ़िज़ा ने आवाज़ आहिस्ता करके सरगोशी वाले अंदाज़ से उनको बोला। है, ये क्या कह रहा है तुम? रिज़वान खान ने निहायत हैरत से पूछा। वो इतना बूढ़ा भी नहीं था और ना ही इतना जवान, लगभग 35 का होगा। हम इन लोगों को छोड़ेगा नहीं। ये हमारी इंक्वायरी करवाता है। हम कोई चोर है, हम कोई डाकू है। हम चाहता भी प्रिंसिपल के पास। रखो अपना नौकरी अपने पास। हम कोई मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल लेगा। फ़िज़ा की तो जैसे हवाएं उड़ गई, उससे टाइम पास करने के लिए जो बस छोटा सा मजाक किया था, उसको क्या पता था ये मजाक उसको ही महंगा पड़ेगा। ऐसे तो यूनिवर्सिटी की गाड़ी जाती थी जिसमें सारे स्टूडेंट्स जाते थे, मगर ज़मीना गुल को छोड़ने और यूनिवर्सिटी से ले जाने के लिए भाई की ड्यूटी लगी थी। जरी, यूनिवर्सिटी के गेट के पास गाड़ी रोकते हुए सुल्तान ने बहन की तरफ देखा, जो पूरा रास्ता खामोश रहा था। जरी कुछ पूछ लेती तो सरसरी सा जवाब दे देता, और वो बहन की तरफ बाकायदा देख रहा था। जरी, तुम इस माहौल में चल तो जाओगी ना? गुस्सा अपनी जगह था, मगर बहन के लिए वो बेपनाह मोहब्बत अपनी जगह। जी जान जी, उसे नसें झुका के बस मुख्तसर सा जवाब दिया। उसके अपने पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उससे तो कभी किसी लड़की से बात तक नहीं की थी। वो कैसे इधर इतना अरसा गुजारेगी? वो दिल ही दिल में बहुत परेशान थी। फिजा होगी ना तुम्हारे साथ? उसके सारे दोस्तों का उसके घर में पता होता था, और फिज़ा तो थी ही उसकी खास दोस्त। जी भाई, फिज़ा भी होगी। रात को लाला गुल के नंबर से उसको कॉल की थी मैंने। वो गेट के पास से मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है, उसके साथ ही होना। और अपना बहुत ख्याल रखना। मैं वापसी पे तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगा। उससे चेहरे पे बगैर किसी तासुर की बहन को कहा और गाड़ी से उतरकर बहन के लिए दरवाज़ा खोला। अच्छा जान जी, खुदा हाफिज़। उसने बहुत प्यार से भाई को कहा था। ख्याल रखना अपना जरी। जी जान जी, उससे मुस्कुराते हुए कहा और गेट तक चली गई। उससे एक नज़र पीछे मुड़कर देखा, सुल्तान वहीं पे खड़ा उसके दरवाजे के अंदर जाने का इंतज़ार कर रहा था। उसे सुकून का सांस लिया। जान जी, जिसकी हिफाजत करने के लिए आप जैसे भाई हों, वो कैसे डर सकती है? बेशक, भाई बहनों के सर की चादर होते हैं। उससे मुस्कुराते हुए दिल में सोचा और गेट खोलकर अंदर चली गई। ओहो चाचा, सुने तो सही, मजाक कर रही थी मैं आपसे। फिजा ने रिजवान खान को जाते हुए देख के जोर से बोला। ये मजाक था। इसको तुम मजाक कहता है? मेरा और तुम्हारा कोई मजाक है? ताया की बेटी है तुम हमारा, जो हम मजाक करता है हमसे? वो भी आखिर पठान था, इतनी आसानी से किधर मान जाता। चचा जी प्लीज सुने, मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। बस आपने पूछा मुझसे तो मैंने आपसे मजाक में कह दिया। उससे इंतहाई बेचारगी से कहा। फिजा, ज़मीना ने गेट पे खड़ी फिजा को देख लिया था और उसको उधर ही से आवाज़ दी थी। ज़मीना, मर ही जा तू। उससे पास आती ज़मीना को तान दबा के कहा, सॉरी मैं बहुत लेट हो गई ना, तभी तुम गुस्सा हो रही हो ना? ज़मीना ने कानों को हाथ लगाते हुए मासूमियत से कहा। रिजवान खान खड़ा सब बात सुन रहा था, उससे बोले बगैर नहीं रहा। देखो, तुम्हारे जैसा हमारा भी एक बेटी है। हम तुमको कुछ नहीं कहता। अगर कोई लड़का होता तो उसके दांत अभी बाहर होते। रिजवान खान ने फिजा को देखते हुए कहा, सॉरी चाचा, गलती हो गई। उसे ज़मीना का हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी वहां से चलने लगी। क्या हुआ है? वो तुम्हें ऐसे क्यों कह रहे थे? क्या किया है तुमने? ज़री एक ही सांस से बहुत हैरत से फिज़ा से पूछ रही थी, जो गुस्से से उसका हाथ पकड़े आगे आगे जा रही थी। चुप करोगी तुम इस वक्त?
या उस पागल पठान का सारा गुस्सा मैं तुम पे निकाल लूं? ये सारे के सारे पठान ऐसे ही दिमाग फिरे होते हैं। ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा था। फिज़ा गुस्से में बस बोलती चली जा रही थी। अच्छा, आराम से तो चलो ना। सनी ने तकरीबन भागते हुए फिज़ा को कहा। आह! देख के नहीं चल सकते आप? सामने से आते हुए एक लड़की से फिज़ा की ज़ोर से टक्कर हुई। शायद वो भी फिज़ा की तरह बहुत जल्दी में था। उसके हाथ में कुछ कागज़ से वो उनको तरतीब देता हुआ तकरीबन ढूँढने वाले अंदाज़ में आ रहा था। टक्कर लगते ही उसके हाथ से सारे कागज़ नीचे गिरे। उसने नागवारी से उसको देखा और ज़मीन पर से अपने कागज़ उठाने लगा। मोहतरमा, मैं तो देख के ही चल रहा था। शायद आपको जाने की मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है। वो बगैर उनकी तरफ देखे ज़मीन से अपने सारे कागज़ उठा रहा था। जिधर कोई लड़की देखी नहीं, उधर ही इनको कुछ नज़र नहीं आता और टकराना शुरू हो जाते हैं। फिज़ा बगैर लिहाज के बस बोले जा रही थी, जबकि उसको अच्छे से पता था कि गलती उसकी अपनी थी। फिज़ा! शर्मिला ने आंखों ही आंखों में फिज़ा को चुप होने का कहा। देखिए मोहतरमा, मैंने जानबूझकर आपको टक्कर नहीं मारी, फिर भी मैं माजरत करता हूँ। उससे अपने कागज़ उठाकर फिज़ा की तरफ देखते हुए कहा। अचानक उसकी नज़र पीछे खड़ी शर्मिला पर पड़ी, जो हिजाब में अबाई के ऊपर सफ़ेद चादर किए उसके बाजू को ज़ोर से दबा रही थी और उसको चुप होने का कह रही थी। उससे एकदम अपनी नसें झुका ली और माजरत करता वहाँ से चला गया। हाँ, मैं समझती हूँ तुम जैसे लड़कों को। इससे पहले फिज़ा कुछ कहती वो वहाँ से जा चुका था। पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। फिज़ा ने उसी गुस्से वाले अंदाज से बोला। ऐसे तो उसको इतना गुस्सा नहीं आता था, मगर आज वो पहले शर्मिला फिर रिजवान खान और फिर इस लड़के की वजह से बहुत गुस्से में आई थी। अच्छा, आप चुप हो जाओ फिज़ा। उससे प्यार से फिज़ा को देखा और बोला। फिज़ा ने उसको एकदम से गले से लगा लिया और मासूमियत से सॉरी कहा। मैंने तुम्हें गले से भी नहीं लगाया, इन बदतमीज़ों की वजह से। ये पहला मौका था जब उससे इतने वक्त बाद उसको गले से लगाया था। उसकी खूबसूरत आंखों में और चमक आई थी। फिज़ा, वो देखो, वो लड़का अपने कागज़ यहीं पे भूल गया है। देखो, काम का ना हो। समिया ने ज़मीन पे पड़े कागज़ की तरफ इशारा किया। फिज़ा ने वो कागज़ उठाया और पढ़ने लगी। शायद कुछ सर्टिफिकेट है, ऊपर नाम भी लिखा हुआ है उसका। क्या नाम है खान साहब का, जिन्होंने आपको एटीट्यूड दिखाया है? शर्मिला ने फिज़ा को गुस्सा दिलाने के लिए तंग करने वाले अंदाज से कहा। हाँ, एटीट्यूड। माय फुट। फिज़ा ने गुस्से से उसको देखा और बोली। अच्छा ना, नाम तो पढ़ो ना। सरी ने उसके हाथ से कागज़ खींच के कहा। नाम पढ़ के अब क्या करना? नाम तो आपने उनको दे ही दिया है, खान साहब। फिज़ा ने गुस्से से शर्मिला को देखते हुए कहा। उससे कागज़ को सही किया और मुस्कुराते हुए नाम पढ़ने लगी। उससे आंखें ऊपर करके फिज़ा को देखा और शरारती से अंदाज से बोली। अच्छा, तो खान साहब का नाम है जी सैयद वजदान हुसैन शाह। एक लड़का है मेहरबान सा, लोगों की भीड़ में अनजान सा, फूलों में गुलाब सा, सावन में खटास सा, मोहम्मद का पैरोकार सा, हुसैन इब्ने अली का लजपाल सा, पंचतन का गुलाम सा। अजान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो उठकर बैठा और कलमा पढ़ा। खिड़की खोलकर पर्दे साइड पे किए और चलता हुआ बालकनी में आया। ठंडी हवा में सांस ली। हाफ टी शर्ट और ट्राउज़र में उसकी रंगत उस वक्त और भी निखरी हुई थी। उसने आंख बंद की तो अचानक से दो बड़ी बड़ी काली आंखें पर्दे में लिपटा चेहरा एकदम आंखों के पीछे गाया। वो झटके से आंखें खोलकर यहाँ वहाँ देखने लगा। कल जब वो यूनी में अपने पेपर्स जमा करवा के निकला था, तभी उसकी नज़र दो लड़कियों पर पड़ी थी, जिसमें एक मुकम्मल हिजाब और दूसरी बापर्दा थी। न जाने उसमें ऐसी क्या कशिश थी कि वो जो लड़कियों को देखता तक नहीं था, उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। अलार्म की आवाज़ पर वो अंदर आया और मोबाइल को बंद किया और वॉशरूम में घुसकर बात लिया और मस्जिद के लिए निकल आया। घर से कुछ फासले पर ही मस्जिद हुसैन थी। क्योंकि वो एक सैयद ख़ानदान से था, तो अहले बैत से मोहब्बत उसकी और ख़ानदान की निराली थी। उस पूरे इलाके में उनकी मस्जिद मशहूर थी। वो आगे की सफ़ में खड़ा हुआ और नमाज अदा करके कोने में बैठकर कुरान खोल लिया। अल्लाह सिर्फ उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो बोझ नदानी कोई बुराई कर गुजरे, फिर जल्दी से उससे बाज आ जाए और तौबा करे, तो अल्लाह ताला भी उसकी तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला, हिकमत वाला है। उसकी तलावत ने एक शहर बांध दिया था। वहाँ मौजूद लोग जैसे मशहूर होकर रह गए थे। उसकी आवाज़, वो उस आयत में अल्लाह की अपने बंदों से मोहब्बत देखकर मुस्कुराया। अल्लाह कितना मेहरबान और खूबसूरत है। उसकी आंख का एक कोना नम हुआ। वो रोज़ की एक आयत पढ़ता और समझता था कि अल्लाह क्या कहना चाहता है अपने बंदे से। वो दूसरों को यही कहता था। अक्सर बात सुनते और अक्सर हंस के टाल देते थे। सूरज निकल आया था। वो कुरान पाक रखकर घर की तरफ चल दिया।
रास्ते में नजर आते कुछ मांगने वालों को देखकर मुस्कुराकर चुपचाप उनका हाथ भर के वो घर के अंदर दाखिल हुआ। कल का यूनिवर्सिटी का दिन घूमने फिरने में ही गुजरा था। कभी एक क्लास में और कभी दूसरे में, कभी एक डिपार्टमेंट और कभी दूसरा। स्टूडेंट्स बिल्कुल नए थे और कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आए थे, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाना है। ऐसे में उनको यूनिवर्सिटी का माहौल कॉलेज के मुकाबले बहुत अजीब लग रहा था। जिधर देखते दो लड़का लड़की बैठे होते, या ग्रुप की सूरत पे बहुत सी लड़कियां लड़कियां आपस में बैठे कुछ पढ़ रहे होते, या बुलंद आवाज से कह के लगा रहे होते। ज़रमीना को ये सब देखकर कुछ अजीब लगा। वो तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली थी और अचानक से एक नई दुनिया। उसको ये सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? बस वो फिज़ा के साथ इधर-उधर चलती रही। जिधर वो लेके जाती वो भी साथ हो लेती और नसें झुकाए बस चलती रहती। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वो नमाज़ पढ़कर सीधा माँ के पास आया करता था, जो कुरान पाक खोले ऊँची आवाज़ से तिलावत कर रही होती थीं। माँ जी ने सर हिलाते हुए मुस्कुरा के आँखों से जवाब दिया। वो भी तिलावत ही कर रही थीं और वो उनके पास उनके पैरों में ज़मीन में बैठा बड़े प्यार से माँ की आवाज़ में तिलावत सुन रहा था। उसको उसकी माँ से ज़्यादा किसी के मुँह से तिलावत नहीं अच्छी लगी थी। माँ ने तिलावत मुकम्मल की, कुरान पाक बंद किया और दोनों आँखों से बारी-बारी लगाया और चूमते हुए रखने लगी। माँ जी, मुझे दें, मैं रखता हूँ। कुरान पाक आप आराम से यहीं बैठी रहें। वो जल्दी-जल्दी उठा और कुरान पाक वहीं पास पड़ी अलमारी पे रखा और फिर माँ के पास आके बैठ गया। अब वो तस्बीह पे कुछ पढ़ रही थी। उन्होंने तस्बीह को चूमा और फिर बेटे के सर पे बारी-बारी फूँका और मुस्कुराने लगी। बच्ची, कितना कमज़ोर हो गए हो तुम। अपना ख़्याल रखा करो। इतना काम ना किया करो कि अपनी सेहत ही भूल जाओ। वो बेटे के सर पे हाथ फेरते हुए फ़िक्रमंदी से कहे जा रही थी। तौबा, तौबा माँ जी, ये देखें ज़रा, आपको मैं कमज़ोर हो गया हूँ। आप तो जानती हैं, मैं बिल्कुल जॉन सीना बन जाऊँ। अपने मासूम माँ को दिखाते हुए हँसने लगा। वो वैसे भी बात-बात पे मुस्कुराता और हँसता था। उसकी आदत ही ऐसी थी, हमेशा हँसना और मुस्कुराना, और जब गुस्सा आए तो खुद पे निकाल लिया करता या अगले बंदे पे ज़ोर देकर चीखा करता। फ़ातिमा बेटा, जल्दी से नाश्ता ले आओ, भाई को यूनिवर्सिटी भी जाना है। वो 5 बहनों का इकलौता भाई था। 2 उससे बड़ी थीं और 3 उससे छोटी। सारी बहनें घर पर ही थीं, किसी की शादी नहीं हुई थी। वो सईदों से बाहर शादी कर नहीं सकते थे और ख़ानदान में वालिद साहब किसी को देते नहीं थे। उसकी अक्सर बहनों की वजह से वालिद साहब से बहस हो जाती थी। वो हमेशा यही कहता था, बहनों की उम्र चली गई तो फिर कौन करेगा उनसे शादी। वो लाहौर के रहने वाले थे। खानदान वालों से उनकी बनती नहीं थी, तो वो पिछले 5 साल से मानसेरा आए थे और लाहौर हाल में रिहाइश पसीर थे। आज यूनिवर्सिटी का दूसरा दिन था। आखिरकार चल-चल के बुरा हाल होने के बाद उनको अपना डिपार्टमेंट मिल ही गया था। क्लास शुरू हो चुकी थी। सरमीना और फिज़ा सबसे फ्रंट वाली सीट पे कोने में बैठे। यारा, मुझसे तो नहीं बैठे होता पीछे। फिज़ा ने कुर्सी पे बैग रखते हुए कहा, हाँ, आगे बैठ के जो तीर मार लेंगे ना, अब वो भी मैं देख लूँगी। उन्होंने सरगोशी वाले लहजे में एक दूसरे को कहा, क्योंकि मैम क्लास से मौजूद थीं और हाथ बांधे सख्त अंदाज से कर इंतज़ार कर रही थी कि स्टूडेंट्स पूरे हों और वो क्लास शुरू करें। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई सिट हियर? उन दोनों के साथ वाली कुर्सी खाली थी। एक दुबली-पतली सी लड़की ने उन दोनों को मुखातिब करते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। यस, श्योर। फिज़ा ने मुस्कुराते हुए बैठने का कहा और फिर समीना के कान में सरगोशी करने लगी। ये तो ऐसे पूछ रही हैं, बैठने के लिए जैसे हमारे अब्बा हज़ूर की यूनी है। चुप हो जाओ, मैम हमें ही देख रही हैं, एनकों के नीचे से। सो, स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर मोस्ट वेलकम इन हज़ारा यूनिवर्सिटी। Then I want to introduce myself that you people have to know about your subject teacher. My name is Ma'am Saima. I did my matric in MPS, FSC in degree college, then BS in postgrad. यार, इन्होंने तो आते ही पकाना शुरू कर लिया। उर्दू नहीं आती इनको, जो नॉन स्टॉप अंग्रेजी में लगी हुई हैं। नहीं जानना हमें आपके बारे में। ये ले, हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाएं। पिसा ने अपनी गोद में रखे हाथों को जोड़ते हुए इतने आराम से कहा कि सरवीना के अलावा किसी को आवाज़ नहीं आई। फिजा, मर जाओ तुम, चुप हो जाओ, मैम ने देख लिया तो सच में हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे। सरमीना ने मैम की तरफ देखते हुए इतनी महारत से उसको कहा, जैसे ये तो उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। तुम तो दफा ही हो जाओ। फिजा सरमीना को दफा करके अब अपनी साथ वाली कुर्सी की लड़की की तरफ हुई थी। चूंकि उन्होंने निकाब लिए हुए थे, तो मैम को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि फिजा साहिबा बोल रही हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा। उससे अचानक फिजा की तरफ मुड़ते हुए कहा, जो बड़े ध्यान से मैम का ना खत्म होने वाला
इंट्रोडक्शन सुन रही थी। माय नेम इज़ सुबा, ये कहकर फिर वो मैम की तरफ मुड़ गई और बड़े ध्यान से उनकी बात सुनने लगी। ये इंटरव्यू सुन के ज़ूलॉजिस्ट बन जाएगी। उससे मुँह बनाते हुए दिल में कहा और अपनी कुर्सी के साथ टेक लगा के पीछे होके बैठ गई। वो 2 क्लासेस लेने के बाद बिल्कुल पक चुके थे। वो 2 क्लासेस लेने के बाद बिल्कुल पक चुके थे। अब उनका फ्री लेसन था। वो डिपार्टमेंट के बाहर गार्डन में आकर बैठी, जिधर वो दुबली-पतली सी लड़की अकेली बैठी थी। ये तो वही है ना, जो हमारे साथ क्लास में बैठी थी? हाँ, वही है। फिज़्ज़ा ने बुरा-सा मुँह बना के कहा। वो दोनों उसके पास आ गईं। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? सरमीना ने बड़े प्यार से उसको कहा। जी, मुझे अकेले बैठने का शौक है, उससे मुस्कुराते हुए कहा और नीचे देखने लग गई। वो दोनों उससे थोड़ा-सा दूर होके वहीं ज़मीन पर बैठ गईं। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इससे बात करने की? उससे मुँह भी नहीं लगाया ना आगे से? फिज़्ज़ा ने मुँह बनाते हुए ज़मीना को कहा। कोई बात नहीं आफ़त की बुढ़िया, कुछ लोगों की आदत होती है अकेले रहने की। होती होगी। यार कसम से कितने वो टीचर हैं इधर के, मैं तो एडमिशन लेकर रो रही। सबने कितना पकाया है। अब ये क्लास रहती है, मैंने सुना है कोई मेल टीचर है। यार बस सुहा करो सरी, कम से कम वो बंदा कुछ अच्छा हो। ये सर आ क्यों नहीं रही यार? क्यों सरी साहिबा तंग हो गई हैं? यार 5 मिनट हो गए अभी भी नहीं आए हैं सर। मेरा दिल ऐसे ही बस तंग हो रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। क्या हुआ सरी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ यार ठीक हूँ। चलो नफीसा क्लास नहीं लेते? क्या कह रही हो तुम? बस ये लास्ट क्लास है, उसके बाद घर सरी, बस थोड़ा सा। और यार आज पहली ही क्लास बंक नहीं कर सकते ना? ओए सरी वो देख। क्या हुआ? उससे आंखें और मुंह खोले हुए फिजा को देखा जो उसको इशारा करके बता रही थी। उसे दरवाजे से दौड़ के आते हुए उस लड़की को देखा जिसके हाथ में मोबाइल और 2-3 कागज़ पकड़े हुए थे। उससे ब्लू जीन्स और ब्लैक कोट पहना हुआ था और मुस्कुराता हुआ क्लास में आ रहा था। वो ब्लू जीन्स और ब्लैक कोट में इंतहा का पुरकशिश लग रहा था। उसके चेहरे पे छोटी-छोटी दाढ़ी बहुत जच रही थी। जब भी वो मुस्कुराता जब भी वो मुस्कुराता तो उसका चेहरा खिलखिला सा जाता और दाढ़ी और भी खूबसूरत लगती। खान साहब। समीना ने उसको देखा और बेख्तियार उसके मुंह से निकला खान साहब। यारा ये यहाँ क्यों आया है? यार जो कल मैंने बातें सुनाई थी शायद उसका बदला लेने आया है। और उसका वो कागज यार, उफ, वो भी तो मैं घर भूल आई हूँ। यार मैं मरी अब बस। लेकिन फिजा ये तो देखो रोस्टर पे जा रहे हैं, शायद कोई सीनियर है हमारे, कुछ बताने आए होंगे। तुम बस चुप करो और नीचे देखो, कुछ नहीं होता, खुदा खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। उससे एक नज़र सब पे डाली और मुस्कुराते हुए सलाम किया। उसकी क्लास में 20 लड़कियां और 15 लड़के थे। सबने सोए हुए अंदाज में सलाम का जवाब दिया, लेकिन लड़कियां सामने खड़े पुरकशिश इंसान को देख के पलक झपकना तब भूल गई थीं जैसे। लगता है आज सबने आप लोगों को सही बकाया है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। उससे हंसते हुए अपना मोबाइल देखा और क्लास को कहने लगा। भाई, मुझे उतनी ही इंग्लिश आती है जितनी आपको वाइल्ड लाइफ आती है। वाइल्ड लाइफ आपको कितनी आती है? उसे सबको देख के पूछा। क्लास के कुछ लड़कों ने जवाब दिया, जनाब थोड़ी सी। मुझे भी इंग्लिश थोड़ी सी ही आती है जितनी आपको वाइल्ड लाइफ। उससे मुस्कुराते हुए उनको देख के कहा। अभी भी कोई नहीं समझा था वो आखिर है कौन। जी तो स्टूडेंट्स, आप सबको सैयद वजदान हुसैन शाह की तरफ से खुशामदीद। मौला आप सबको खुश रखे, यहाँ और मेरे सब्जेक्ट में पास होने की तौफीक दे। मैं हूँ आपका वाइल्ड लाइफ का सब्जेक्ट टीचर सैयद वजदान हुसैन शाह। आप लोग मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। लड़कियां मुझे बहुत नाम देती रहती हैं। आपको बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे आप वही कह देना। उससे शरारती से अंदाज से मुस्कुराते हुए कहा और फिर खुद ही बोला, ये मजाक था, सीरियस नहीं होना। टीचर। क्लास में से एक लड़की फौरन से बोल पड़ी, जैसे सबको बहुत हैरत हुई। उसको कुछ ज़्यादा ही हुई थी। जी जी टीचर, नहीं लगता ना मैं टीचर छोटा सा हूं ना। उससे मुस्कुराते हुए एक ही दफ़ा में इतने सवाल उस लड़की से पूछ लिए। वो ऐसा ही था, स्टूडेंट्स में खड़ा होता हुआ स्टूडेंट ही लगता, बल्कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स उससे बड़े लगते। उससे क्लास में आते ही एक पुरस्कार सा माहौल बना दिया था। सुबह जैसे जो सारे स्टूडेंट्स संग हो रहे थे, एकदम से फ्रेश हो गए। वो क्लास में खड़ा हुआ टीचर लग ही नहीं रहा था। वो तो दोस्तों की तरह बातें कर रहा था, हंसी मजाक, खुद हंसना, दोस्तों का हंसाना। अगर उसको कोई महफिल की जान कहता तो कौन सा गलत कहता। क्लासरूम का माहौल उससे अपनी मौजूदगी से इतना खुशगवार बना दिया था कि सब उसको ही देखते रहे। वो अभी तक रोस्टर से नहीं हटा था। उसी कुछ आदत थी, वो क्लास से बात करते वक्त अपना मोबाइल देखा करता। अभी तक उससे क्लास में सब स्टूडेंट्स को पूरी तरह नहीं देखा था।
अच्छा, तो पढ़ना शुरू करें या गपशप ही? उससे बात अधूरी छोड़ी और सब पे सरसरी से एक नज़र डाली। उसका अंदाज ऐसा था कि कोई ये नहीं कह सकता था कि नहीं सर, आज बस गपशप करते हैं। वो एकदम से संजीदा हुआ था, जैसे उसे हंसी मजाक बस स्टूडेंट्स को जगाने के लिए किया हो। एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं स्टडीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, किसी भी किस्म का। अगर आप सबने पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए क्लास में सीरियस होना पड़ेगा। हाँ, गपशप हम साथ-साथ लगाते ही रहेंगे। उसके संजीदा होते हुए चेहरे पे एक बार फिर से मुस्कुराहट आई और वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बोलता रहा। स्टूडेंट्स को पता चल ही गया था, सैयद वजदान हुसैन शाह के मुस्कुराते चेहरे पे जाएंगे तो अब बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। उनको पढ़ना पड़ेगा और दूसरे सब्जेक्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आधा वक्त तो आप लोगों की बातों में ही गुजर गया है। थोड़ा बोला करो यार। उसे शरारती से अंदाज में हाथों में पकड़े कागज ऊपर नीचे किए। जी तो स्टूडेंट्स, अब अटेंडेंस लगवाएं। जिसका भी मैं नाम लूँ वो अपना हाथ ऊपर करेगा। ठीक है ना? नहीं ठीक, अल्लाह जी नहीं ठीक। फिजा ने नजर नीचे करके खौफसदा से अंदाज से बोला, तुम्हें किसने बोला था तुम पंगे लो? अब देखना, हमें पूरा सेमेस्टर भुगतना पड़ेगा। सरमीना ने फिजा को देखते हुए खुद भी काफी परेशानी के आलम में उसको कहा, मुझे क्या पता था ये सैयद वजदान हुसैन शाह हमारा टीचर होगा। अल्लाह जी बस आज बचा लेना प्लीज। रोल नंबर 1 मुदस्सर, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 वजिया। प्रेजेंट सर। वो बारी बारी सब स्टूडेंट्स के नाम और रोल नंबर बोलता हुआ उनको देख रहा था। उसका हाफजा बहुत कमाल का था, एक नाम जब एक दफ़ा सुन ले तो कभी नहीं भूलता था। तभी वो साथ से स्टूडेंट्स को देख रहा था ताकि वो उसको याद रहे। रोल नंबर 12। उससे मुस्कुराते हुए रोल नंबर के बाद नसें ऊपर की वो नाम लेने ही वाला था कि सरमीना ने अपना हाथ ऊपर किया और झुकी हुई नसों से प्रेजेंट सर बोला। वो हिजाब में लड़की वही सफ़ेद चादर किए हुए उसके बिल्कुल सामने थी, जिसका अक्स उसको कल से हर जगह नजर आ रहा था। वही खूबसूरत आंखें जिसको उससे बस एक लम्हे को देखा था, वो शायद उन आंखों को दूसरी नजर कभी देख भी नहीं सकता। उससे बस एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा उसको देखा। उसको लगा वो सांस लेना भूल जाएगा। ये तो वो भूल ही गया था कि वो किधर खड़ा है। उसके हाथ से भी इख्तियार पेन नीचे गिरा और वो अचानक से चौंका। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझ पे रहम कर मेरे मालिक। उसने एक लम्हे को अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ मांगी। उसको लग रहा था वो अब मज़ीद वहाँ नहीं रुक सकेगा, मज़ीद कुछ बोल नहीं सकेगा। उसकी दिल की धड़कन रुकने लगी थी, माथे पे पसीना सामने नजर आ रहा था। उसको लगा जैसे उसके दिल को किसी ने पकड़कर जोर से दबाया है, किसी ने उसके दिल को अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ लिया है। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत है कि वो चाह के भी अब कुछ नहीं कर सकेगा, वो चाह के भी खुद को आज़ाद नहीं कर सकेगा। स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को देखने लगे। ये अचानक सर को क्या हो गया है? उसका रंग बिल्कुल उड़ चुका था। कुछ देर पहले का खिलखिलाता चेहरा बिल्कुल बुझ चुका था। मुस्कुराहट की जगह चेहरे पे पसीने ने घर कर लिया था। सर, आर यू ऑल राइट? मुदस्सर ने उसकी हालत देखते हुए उससे खड़े होकर पूछा। उसकी आवाज़ से वो एकदम से उस असार से बाहर आया। यस, आई एम ऑल राइट। उन कुछ लम्हों का तसलसल टूटा, वो होश की दुनिया में आया। खुद को संभालने की कोशिश की, खुद को नॉर्मल किया। उससे फिर से एक दफ़ा बोला। रोल नंबर 12। उससे रोल नंबर 12 तो बोला था, मगर उसके आगे नाम बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बगैर उसका नाम लिए वो रोल नंबर 13 पे गया और बगैर किसी को देखे अटेंडेंस लगाता रहा।